हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की शिक्षा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर के स्टेप्स। जब हम एक शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट का पार्ट बनते हैं तो उसमें सेलेक्ट होने के लिए या उसमें डील करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो ट्रेडिंग प्रोसीजर में ये कुछ स्टेप्स हैं, उसके बाद हम इनका डिटेल भी पढ़ेंगे। तो स्टेप्स क्या है आपके? फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, यानी इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक मार्केट, तो सबसे पहले आपको एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना होगा। ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर एक पर्सन, एक मीडिएटर होता है जो आपको स्टॉक मार्केट से रिलेट करता है, स्टॉक मार्केट से जोड़ता है। देखो, एज अ इन्वेस्टर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, आप ब्रोकर की मदद से ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक ब्रोकर की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपने ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना होगा? आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। डीमेट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल मतलब इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछ ली जाती है। डीमेट अकाउंट क्या है? ये वो अकाउंट है जिसमें आपके जो भी आप शेयर्स या सिक्योरिटीज जो भी आप परचेज करेंगे वो आपका रिफ्लेक्ट किस में होता है? डीमेट अकाउंट में। ये डीमेट अकाउंट आप किसके साथ खोलोगे? डिपॉजिटरी के साथ। डिपॉजिटरी कौन होता है? ये काइंड ऑफ बैंक है जिसमें सारे शेयर्स और सिक्योरिटीज होते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा ये काइंड ऑफ बैंक है। सपोज आप एक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, एसबीआई में आपने अपना अकाउंट खुलवाया, तो एसबीआई में लाखों लोगों ने अपने अकाउंट खुलवा रखे हैं, राइट? तो एसबीआई में बहुत सारे लोगों के अकाउंट हैं, सबने वहाँ डिपॉजिट कर रखे हैं अपने पैसे। उसी तरह डिपॉजिटरी भी वो है जहाँ पर सब लोगों ने अपने शेयर्स स्टोर कर रखे हैं। लेकिन डीमेट अकाउंट क्या है? जो आपका पर्सनल है। राम ने चाहा कि वो स्टॉक मार्केट में आए तो उसने अपना डीमेट अकाउंट खोला, ठीक है। उसके बाद वो जितने भी सिक्योरिटीज परचेज करेगा वो रिफ्लेक्ट कहाँ होंगे? आपके डीमेट अकाउंट में, राइट? तो सबसे पहले हमने ब्रोकर को सिलेक्ट किया, देन हमने डीमेट अकाउंट खोला विद अ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी इंडिया में सिर्फ दो हैं, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। एनएसडीएल ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एंड सीडीएसएल, ठीक है। ये दो डिपॉजिटरी हैं, बहुत फेमस हैं। एनएसडीएल की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड सीडीएसएल, सॉरी ये सी है, सीडीएसएल की है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, राइट? अब इसके बाद पहले हमने ब्रोकर को सिलेक्ट किया था, डीमेट अकाउंट भी हमने ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे? एक ऑर्डर प्लेस करेंगे विद द ब्रोकर। अब देखो, आपका मेन पर्पस यही है कि आपको स्टॉक मार्केट का पार्ट बनना है। ब्रोकर को सिलेक्ट किया, डीमेट अकाउंट ओपन किया, अब आप उन्हें उसी ब्रोकर को एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे कि मुझे इस कंपनी के, इस पर्टिकुलर कंपनी के इतने शेयर्स परचेज करने हैं, ठीक है। तो अब आपने ऑर्डर किसको दिया है? ब्रोकर को। अब ब्रोकर क्या करेगा? स्टॉक मार्केट में उस ऑर्डर को ढूंढेगा कि अगर आपको ए कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं तो मेरे पास कोई एक पर्सन होना चाहिए स्टॉक मार्केट में जो उन्हें सेल कर रहा हो। तो अब आप यहाँ पर जो ब्रोकर है वो आपका ऑर्डर मैच करेगा। आप खरीदना चाहते हो शेयर्स और कोई तो होगा जो बेचना चाहेगा उसी रेट पे जिस पे आप चाह रहे हो, तो ऑर्डर मैच किया जाएगा। ऑर्डर मैच करने के बाद जब आपको फाइनली अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको अगर एक सेलर मिल जाता है तो आप उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। अब आप एक्चुअल में ट्रांसफ़र करवाओगे शेयर्स एंड मनी, ठीक है। तो जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, डील फाइनल हो जाएगी, तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाते हो। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ब्रोकर बनाता है, जिसमें लिखा जाता है कि आपने इस डेट पर इतने शेयर्स इस रेट पर परचेज किए हैं इस कंपनी के। सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इस कॉन्ट्रैक्ट नोट पर लिखी जाती है, ठीक है। और वो दोनों के द्वारा माना जाता है, यानी जिसने इन्वेस्ट किए हैं वैसे और जो ब्रोकर है वो भी। फिर उसके बाद आपके पास शेयर्स डिलीवर होते हैं। जिस दिन शेयर्स डिलीवर किए जाते हैं उसे कहते हैं हम पे इन डे, ठीक है। जिस दिन शेयर्स डिलीवर हो रहे हैं उसे कहा जाता है पे इन डे। उसके बाद मतलब आपने जो शेयर्स परचेज किए, मान लो आपने 500 शेयर्स परचेज किए तो वो आप तक डिलीवर हो गए। उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट स्टेप, दैट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट यानी ये जो डिपॉजिटरी थी, डिपॉजिटरी जिसके पास सबके अकाउंट थे, सबके जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं वो सब किसके पास सेम है? डिपॉजिटरी के पास। यानी कोई भी पर्सन आकर अगर शेयर्स या सिक्योरिटीज़ परचेज करता है या सेल करता है तो वो जाएंगी डिपॉजिटरी के पास से ही। तो सेटलमेंट वाले दिन क्या होता है? जब आप अकाउंट सेटल करते हैं उस दिन जिस पर्सन ने शेयर्स परचेज किए उसके पास शेयर्स पहुंच जाते हैं और जिसने सेल किए उसके पास मनी ट्रांसफ़र हो जाती है, और उस दिन को आप कहते हैं पे आउट डे। जिस दिन चले गए उसे कहते हैं पे आउट डे। अब इसे एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं।
तो ये हैं आपके सारे स्टेप्स इन डिटेल। सो फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। अब आपने ब्रोकर सेलेक्ट किया है। इफ एन इन्वेस्टर विशेस टू बाय और सेल एनी सिक्योरिटी ही हैज टू फर्स्ट अप्रोच अ रजिस्टर्ड ब्रोकर एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिम। जब भी आप एज अ इन्वेस्टर कभी भी सिक्योरिटीज खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर कौन होता है, जिसे सेबी ने अप्रूव किया होता है। सेबी अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन जो अप्रूव करती है एक ब्रोकर को, ठीक है, कि एक पर्सन जो ब्रोकर बन रहा है उसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा सेबी से। जब आप उस ब्रोकर को सिलेक्ट कर लेंगे फिर आप उसके साथ एक एग्रीमेंट में एंटर होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप है आपका सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। नेक्स्ट स्टेप है आपका ओपन अ डीमेट अकाउंट विद अ डिपोजिटरी। द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमेट अकाउंट विद अ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज इन द डीमेट फॉर्म। आप एक डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे किसके साथ, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, ब्रोकर और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट एक ही हैं बेसिकली। जैसे मैंने कहा कि आप स्टॉक मार्केट में अपने आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अपने आप शेयर्स के लिए बायर और सेलर नहीं चुन सकते, उसके लिए आपको ब्रोकर की रिक्वायरमेंट होती है। ब्रोकर को ही आप डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट भी कहते हैं, जो आपको डिपोजिटरीज के साथ रिलेट कराता है, राइट। सो डीमेट अकाउंट आप किस लिए ओपन करते हैं, फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज इन द डीमेट फॉर्म। जो आपकी सिक्योरिटीज, जो अभी आपने शेयर्स परचेज किया, डिवेंचर्स परचेज किए, उन्हें होल्ड करता है और ट्रांसफर करता है सिक्योरिटीज को इन अ डीमेट फॉर्म यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्योंकि पहले जो शेयर्स थे वो पेपर फॉर्म में होते थे, अब के टाइम में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में होती है, उसी को कहा जाता है डीमेट। फिर नेक्स्ट है आपके पास प्लेसिंग एन ऑर्डर। आपने ब्रोकर को सिलेक्ट कर लिया, डीमेट अकाउंट भी ओपन कर लिया, अब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। द इन्वेस्टर देन प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाय और सेल शेयर्स। इन्वेस्टर ब्रोकर को ऑर्डर देगा शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए। क्लियर इंस्ट्रक्शन हैव्स टू बी गिवन अबाउट द नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्राइस एट विच द शेयर्स शुड बी बॉट और सोल्ड। यानी आपको अपने ब्रोकर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है कि आपको कितने शेयर्स परचेज करने हैं, किस प्राइस पर शेयर्स परचेज करने हैं या सेल करने हैं, ठीक है। द ब्रोकर विल देन गो अहेड विद द डील एट द अबव मेंशन प्राइस। फिर ब्रोकर आपकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका बायर और सेलर चूज करता है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको ए लिमिटेड के शेयर्स परचेज करने, तो आप बताएंगे कि भाई ए लिमिटेड के मुझे 500 शेयर्स परचेज करने हैं, 10 रुपीज़ के एक शेयर की कॉस्ट होनी चाहिए। अगर कोई मतलब आपको बिल्कुल इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई मिलता है तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे शेयर्स परचेज करने हैं, राइट। सो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मैच द ऑर्डर। अब ब्रोकर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस ऑर्डर को मैच करेगा। द ब्रोकर देन विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज। ब्रोकर फिर ऑनलाइन जाएगा और अपने मेन स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करेगा और मैच करेगा शेयर को एंड द बेस्ट प्राइस अवेलेबल। देखो आपने तो मान लिया कि ए कंपनी के 500 शेयर मुझे चाहिए, तो कोई पर्सन होना चाहिए जो इस कंपनी के ए कंपनी के 500 शेयर सेल कर रहा हो, ठीक है, और वो भी उसी रेट पे जिस पे आप चाह रहे हैं। आपने कहा भाई 10 रुपीज़, अगर ये पर्सन 20 रुपीज़ में सेल कर रहा है तो ये आपका ऑर्डर मैच नहीं होगा। आपको ऐसा ही पर्सन चूज करना होगा जो 10 रुपीज़ में ही सेल करे, राइट। सो ऑर्डर मैच किया जाएगा, देन एग्जीक्यूट द ऑर्डर। ऑर्डर मैच हो गया, अब आप क्या करोगे, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करोगे। व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन। जब आपके शेयर्स जो आपने प्राइस मेंशन किया उसी पे आपको मिल रहा है कि हाँ कोई बायर है या कोई सेलर है, इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर्स टर्मिनल एंड द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो जैसे ही मान लो यहाँ पर राम है जो शेयर्स बेचना चाहते हैं, या ये इन्हें मान लीजिए आप बायर हैं, ये शेयर्स खरीदना चाहते हैं। दूसरी तरफ श्याम है जो सेल करना चाहते हैं। दोनों की कंडीशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये दोनों मैच कर जाते हैं तो अब आप एज अ ब्रोकर क्या करोगे, आप राम को इन्फॉर्म करोगे कि हाँ भाई आपके लिए सेलर मिल गया है, ठीक है। आप ब्रोकर को इन्फॉर्म करते हो एज वेल एज डिपोजिटरी को भी इन्फॉर्म करते हो, जिसके पास सारे शेयर्स हैं। शेयर्स तो एक्चुअल वहीं से ट्रांसफर होने हैं, राइट, ठीक है। तो राम के अकाउंट में अगर शेयर्स चाहिए तो डिपोजिटरी से ही वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि हम सबके शेयर्स एक्चुअल में डिपोजिटरी के पास ही होते हैं। डीमेट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, राइट। ट्रांसफ़र एक्चुअल यहीं से होता है। तो जो ब्रोकर है वो किस किस को इन्फॉर्म करेगा, ब्रोकर इन्फॉर्म करेगा जिस पर आपने इन्वेस्टर को कि सर आपने जो ऑर्डर दिया था वो हो चुका है, उसके लिए हमें बायर सेलर मिल चुका है। और आप डिपोजिटरी को भी इन्फॉर्म करेंगे कि भाई ये शेयर्स अब राम ने खरीद लिए हैं जो पहले श्याम के नाम थे। ये सारी ऑर्डर आप यहाँ पर कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो अब फाइनल डीलिंग यहाँ पर हो गई। उसके बाद
आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट। देन कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट में आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, यानी एज अ ब्रोकर, एक ब्रोकर जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, विद इन 24 आवर्स द ब्रोकर इशूज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो उस ट्रेड ट्रांजेक्शन के 24 आवर्स में ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है इन्वेस्टर के लिए। दिस नोट कंटेन डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। इस नोट में हम क्या लिखते हैं कि भाई कितने शेयर्स हमने परचेज किए या सेल किए, प्राइस क्या था उनका, किस दिन किस समय हमने डील किया है। देखो दिन और समय हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि शेयर्स के प्राइस आज कुछ और है, कल कुछ और होंगे, या ये कहें कि अभी कुछ और है और इवनिंग में कुछ और हो जाएंगे उसके प्राइस फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में हम टाइम एंड डेट सब चीज़ लिखते हैं और जो ब्रोकरेज के चार्जेस हैं वो भी लिखते हैं, राइट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है ये काइंड ऑफ एविडेंस होता है कि हमने इस तारीख को इतने शेयर्स परचेज किए हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप है आपका डिलीवरी ऑफ शेयर्स। अब आपने जो शेयर्स की आपका एग्जीक्यूशन हो गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, आपको सेलर बायर मिल गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नोट भी बन गया, अब शेयर्स डिलीवर किए जाएंगे, ठीक है, शेयर्स डिलीवर किए जाएंगे एज वेल एज कैश। एक पर्सन है जिसने शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं और दूसरे पर्सन को कैश ट्रांसफ़र करना है, तो ये यहाँ पर होता है पे इन डे पर। जिस दिन शेयर्स डिलीवर किए जाते हैं उस दिन को आप क्या कहते हैं, पे इन डे, राइट। उसके बाद लास्ट स्टेप आ जाता है आपका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। द डील हैज़ टू बी सेटल और फाइनलाइज ऑन T+2 डेज। यहाँ पर आकर आपकी डील फुल्ली फाइनलाइज हो जाती है। देखो जिस दिन आप शेयर्स परचेज या कोई भी सिक्योरिटी जब आप परचेज करते हो, वो जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है या सेटल होती है, फाइनल सेटलमेंट उसकी 2 डेज के बाद होती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपने मंडे को ट्रांजेक्शन की है, ठीक है, तो आपका ट्यूसडे वेंसडे को एक्चुअल आपके डीमेट अकाउंट में शो होगा कि आपने इतने शेयर्स परचेज कर लिए हैं। मान लो आपके डीमेट अकाउंट में 1000 शेयर्स थे जिसमें से आपने 500 शेयर्स सेल कर दिए, तो वो आपके जो डीमेट अकाउंट में शो होगा वो 500 शेयर्स अगेन कब शो होगा, वेंसडे को। वेंसडे से पहले वो 1000 ही शो कर रहा होगा, राइट। या फिर आपके अकाउंट में 1000 शेयर्स थे और आपने 500 शेयर्स और परचेज कर लिए, तो वो वेंसडे को आपको 1500 शेयर्स शो करेगा, ठीक है। सो इट विल टेक 2 डेज टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, ठीक है। फाइनल सेटलमेंट के लिए 2 डेज लगते हैं। तो यहाँ कहा जाता है कि भाई ऑन द स्पॉट सेटलमेंट 2 डेज में होती है। और फिर अगर आप आगे फॉरवर्ड सेटलमेंट की तरफ जाते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर डे दे दिया कि इतने दिन बाद ट्रांजेक्शन होती है, तो उसमें आपका 5 डेज 7 डेज 9 डेज इस तरह से लग सकता है। सो T+5 और T+7, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है आपका कि जो फाइनल अकाउंट सेटलमेंट होता है यहाँ पर वो कितने डेज में होता है। सो T+2 यानी जो ट्रांजेक्शन हुई है जिस दिन, उसके 2 डेज के बाद फाइनल सेटलमेंट होता है, राइट। सो ये था आपका ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी अदर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।